हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों दिखाई दे रहा है सबको? हेलो। दिखाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? एक मिनट, अभी स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी स्क्रीन में सही कर देता हूँ। अभी क्या इसमें पेन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड अभी, ओके। ठीक है ना सेटिंग में? हाँ जी बच्चों, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? सुनाई दे रहा है सब? चलो जी अब स्टार्ट करते हैं अपन। वॉइस आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलें अब अपन स्टार्ट करते हैं, एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
क्या स्टार्ट करेंगे? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा बताइए, पिछली बार अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? यूकैरियोटिक सेल तक पढ़ लिया था। और मीटेओराइट कंटेंट में हमको क्या मिले थे? मीटेओराइट कंटेंट में हमने क्या देखे थे? अमाइनो एसिड। अच्छा बताइए, मिलर को भी अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मिले थे? अमाइनो एसिड मिले थे। तो देखो, मीटेओराइट में भी अमाइनो एसिड मिले हैं, मिलर को भी मिले हैं, और ऑपेरिन को भी मिले हैं। इसका मतलब ये क्या था? मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ठीक है। और अब अपन आगे देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और उसके अंदर होता है एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। इसके अंदर क्या होता है? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। अपन बात करें कि भाई फॉसिल क्या होता है। फॉसिल है रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट। अपन बोलते हैं इंप्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड प्रेजेंट इन रॉक्स। ये होते हैं फॉसिल। फॉसिल के बाद जो दूसरा अपन एविडेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इसके बाद आएगा। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर एटाविज्म, फिर कनेक्टिंग लिंक, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर एम्ब्रियोलॉजी, फिर बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 8 एविडेंसेस हैं। कितने एविडेंसेस पढ़ेंगे अपन? 8 एविडेंसेस पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अपन यहाँ पर ये 2 एविडेंसेस को टिक करेंगे, एक पैलेंटोलॉजिकल, एक बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पैलेंटोलॉजिकल, एक बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन दोनों के लिए अपन लिखेंगे बेस्ट एविडेंसेस। अपन इनके लिए लिखेंगे बेस्ट एविडेंसेस। बेस्ट एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेस्ट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बताइए फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे पैलेंटोलॉजिकल या एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स? एविडेंस फ्रॉम फॉसिल फर्स्ट प्रायोरिटी पर देंगे, और सेकंड प्रायोरिटी पर अपन देंगे बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब समझ में आ गया पैलेंटोलॉजी क्या होती है? पैलेंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है कि बेस्ट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सबसे पहले फॉसिल, और अगर ऑप्शन में पैलेंटोलॉजिकल या फॉसिल नहीं है तो बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखिए, अब फॉसिल की बात करें अपन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करें। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि भाई फॉसिल ही बेस्ट क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉसिल के बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज अ फॉसिल। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉसिल्स आर इम्प्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। देखो, प्रिमिटिव टाइम पर यानी पुराने जमाने में या काफी समय पहले जो लाइफ फॉर्म अर्थ पर रहा करते थे, उनके रिमेन्स मिलना, उनके इंप्रेशन मिलना, या उनके हार्ड पार्ट मिलना, किसमें बंद मिलना?
रॉक्स में बंद मिलना, उसको अपन बोलते हैं फॉसिल। जैसे मान लो डायनासोर है, और डायनासोर की कोई बड़ी सी बोन आपको किसी रॉक के अंदर बंद मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? फॉसिल ऑफ डायनासोर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बोन ही मिले। अच्छा बताइए, अगर उसका फुटप्रिंट कहीं मिट्टी में प्रिजर्व हो रहा है तो क्या वो फॉसिल है या नहीं? अगर डायनासोर के फुटप्रिंट कहीं पर प्रिजर्व हो गए हैं तो बताइए क्या ये फॉसिल है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब फॉसिल क्या हो सकते हैं? इम्प्रेशन भी हो सकते हैं, और उनके हार्ड पार्ट के रिमेन्स भी हो सकते हैं। एंड दे आर फाउंड प्रिजर्व इन रॉक्स, जो किस में बंद मिलते हैं? ज्यादातर रॉक्स में बंद मिलते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही हो जाएगा कि फॉसिल्स आर ऑलवेज फाउंड इन रॉक्स? बोलिए, फॉसिल्स आर ऑलवेज फाउंड इन रॉक, इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? जरूरी नहीं है, क्योंकि वेट मड में भी फॉसिल मिल सकता है। अरे मिट्टी में भी तो फॉसिलाइजेशन हो सकता है ना। और इसके अलावा आपको याद होगा कि प्लांट से एक रेजिनियस सिक्रेशन निकलता है जिसको एम्बर कहते हैं। प्लांट से एक रेजिनियस सिक्रेशन निकलता है जिसको एम्बर कहते हैं, उसके अंदर भी फॉसिलाइजेशन हो जाता है। उसमें इंसेक्ट वगैरह ट्रैप हो जाते हैं, चींटियां, इंसेक्ट्स। अच्छा तो बताओ, क्या फॉसिल हमेशा रॉक्स में मिलेंगे, ये कहना सही हो जाएगा या गलत? लेकिन ज्यादातर फॉसिल मिलेंगे रॉक्स में, ये कहना सही हो जाएगा? हाँ जी, ये कहना सही हो जाएगा। अब देखिए, रॉक्स जो होते हैं वो अपन कई सारे तरह के पढ़ते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो याद आ रहा है रॉक्स के नाम आपको? एक होता है सेडिमेंट्री, दूसरा होता है इग्नियस, और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक। तो ये तीन तरह के रॉक्स होते हैं, पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, एसएसटी में। बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछे भाई मैक्सिमम फॉसिल्स आर फाउंड इन, तो क्या बोलेंगे अपन? सेडिमेंट्री रॉक। मैक्सिमम फॉसिल्स आर फाउंड इन sedimentary rocks, because sedimentary rocks are found due to sedimentation process and they are layered rocks. लेयर में बनते हैं, एक के ऊपर एक लेयर जमती हुई चली जाती है, तो ये रॉक बनते हैं। अच्छा बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर के, जैसे ये एक रॉक की लेयर है और इसमें ये ऑर्गेनिज्म मर के यहाँ पर गिर पड़ा, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन गई, तो बताओ इसका फॉसिलाइजेशन होगा या नहीं? अरे हो जाएगा ना। और जब हम ढूंढेंगे तो ये फॉसिल हमको कौन सी लेयर में मिलेगा? इसी में मिलेगा, या इसके ऊपर वाली में मिलेगा, या सबसे नीचे वाली में मिलेगा? बिल्कुल इसी लेयर में मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं। भाई इसके अंदर तो ये दब गया है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं जो इसके ऊपर फिर यहाँ पर जाके बंद हो गया है, इस तरह से यूं यूं। अच्छा बताइए, अब ये दोनों सेम लेयर में मिलेंगे या डिफरेंट डिफरेंट लेयर में मिलेंगे? डिफरेंट लेयर में मिलेंगे ना, एक नीचे वाली लेयर में मिलेगा, एक ऊपर वाली लेयर में मिलेगा। इसका मतलब जो जहां पर मर के प्रिजर्व हो गया है वो उसी लेयर में मिलेगा। अच्छा तो बताइए, डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फॉसिल हो सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फॉसिल होंगे, और उन्हीं ऑर्गेनिज्म के फॉसिल क्यों होंगे, दूसरों के क्यों नहीं होंगे?
अरे जो जब जहां रहता होगा वही तो वहां मर के गिरेगा। अच्छा बताओ, क्या आज मॉडर्न रॉक में डायनासोर के फॉसिल मिलेंगे क्या? मॉडर्न रॉक में डायनासोर के फॉसिल क्यों नहीं मिलेंगे? अरे वो यहाँ नहीं रहता है अभी। अच्छा बताओ, डायनासोर के टाइम के रॉक में ह्यूमन बींग्स के फॉसिल मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब डायनासोर अर्थ पे थे तो शायद हम नहीं थे। तो जो जहां जिस समय रहता होगा उसका फॉसिल वहां उसी समय बनेगा ना। अरे बोलो, जो जहां जिस समय रहता होगा उसका फॉसिल उसी एज के रॉक में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा तो बताओ, फॉसिल से क्या ये पता चल सकता है क्या कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने टाइम पहले अर्थ पर आया और कितने सालों तक वो रहा और कब खत्म हो गया? क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज का कैलकुलेशन किया जा सकता है क्या कि कब वो अर्थ पर अपीयर हुआ, कितने सालों तक रहा और कब वो एक्सटिंक्ट हो गया? बिल्कुल, पता किया जा सकता है। अच्छा तो अलग अलग एज के रॉक्स में अलग अलग लाइफ फॉर्म के फॉसिल मिलने से हम क्या जान लेते हैं? अलग अलग रॉक के अलग अलग एज के रॉक्स में अलग अलग लाइफ फॉर्म के फॉसिल मिले हैं। इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। अच्छा बताओ, पता चलता है नहीं? अरे टाइम पीरियड चेंज होगा तो डाइवर्सिटी में चेंज आएगा, और अगर डाइवर्सिटी में चेंज आएगा तो फॉसिल भी तो बदलेंगे। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी में चेंज आता होगा। अच्छा बताइए, ओल्ड एज की जो रॉक्स हैं उनमें सिंपल फॉसिल मिले हैं, और जो मॉडर्न रॉक्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिले हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इसका मतलब प्रिमिटिव टाइम पर जो अर्थ पर लाइफ फॉर्म होंगी वो कैसी रही होंगी? सिंपल। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। और ज्यादा का रिवोल्यूशन कैसे हो रहा है? प्रोग्रेसिव। ज्यादा का रिवोल्यूशन कैसे चल रहा है? प्रोग्रेसिव। लेकिन याद रखें, हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं चलता, बीच बीच में कभी कभी रिट्रोग्रेसिव भी हो जाता है। बिल्कुल। चलिए जी, अब अपन आगे बात करते हैं फॉसिल्स की। तो प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन कैसे होती है? सबसे पहले ये देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है और ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद ये यहाँ पर डेड हो गया है और इसके ऊपर सेडिमेंट बन गए हैं। देख रहे हो आप, नीचे वाली लेयर में मछली जैसा कुछ दिख रहा है। फिर इसके बाद देखिए, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर इसके ऊपर सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है, और ये लास्ट में जाकर के पूरी तरह से फॉसिलाइज हो गया है, पैक हो गया है। और अगर इसको अभी भी डिस्कवर नहीं किया गया तो टाइम के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे डिके होता जाएगा और एक दिन पूरा खत्म भी हो सकता है। अरे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है ना। अगर आप उसको ढूंढोगे नहीं तो वो डिकम्पोज हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ढूंढ करके बाहर निकाल लिया तो ये आपके हाथ लग जाएगा, वरना कई सारे फॉसिल तो ऐसे होंगे जो अब तक पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके होंगे। लेकिन अच्छा बताइए कि जब ये फॉसिल बन गया है, इस रॉक में बंद हो गया है,
तो इसके डिपोजिशन, इसके डिकम्पोजिशन की रेट इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है? डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्या? नहीं, तो इसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगेगा। अब साहब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ फॉसिल होंगे? भाई पैलेंटोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि यहाँ फॉसिल है? मशीन से पता लगा लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा फॉसिल कौन से रॉक में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। तो फिर अगर पैलेंटोलॉजिस्ट को फॉसिल ढूंढना है तो कौन से रॉक से ढूंढेगा? सेडिमेंट्री रॉक ढूंढेगा। अगर कोई अजीब सी शक्ल वाला सेडिमेंट्री रॉक है तो उसके अंदर फॉसिल मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। और फिर उसको हम बाहर निकाल करके देखेंगे, तोड़ कर देखेंगे, और हमें उसके अंदर फॉसिल हुआ तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर किसी और दूसरे का देखेंगे। तो इसके लिए ये लोग रॉक्स ढूंढते रहते हैं और उनमें फॉसिल ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। और ज्यादातर फॉसिल हमको इस फॉर्म में मिलते हैं। अभी देखिए, अलग अलग जो रॉक की लेयर है, फोटो में दिख रहा है आपको, अलग अलग रॉक की जो लेयर है उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो सबसे नीचे वाली लेयर में दबे हुए हैं वो सबसे पहले आए होंगे। उसके बाद वाली लेयर के ऑर्गेनिज्म उसके बाद आए होंगे, उसके बाद वाले उसके बाद, उसके बाद वाले उसके बाद, और ये सबसे नए वाले सबसे नए फॉसिल हैं। और देखिए यहाँ पर हर एक लेयर में फॉसिल अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के हैं। इसका मतलब डाइवर्सिटी लगातार चेंज होती जा रही है। तो यहाँ नीचे ओल्डेस्ट सेडिमेंट है और यहाँ पर रिसेंट सेडिमेंट है, और अलग अलग सेडिमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के फॉसिल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इसका मतलब यही तो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन लगातार चल रहा है। और ये अलग अलग एज के सेडिमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल इसलिए हैं क्योंकि वो उस समय वहां एग्जिस्ट करते होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि पुराने समय में डायनासोर डायनासोर जो कब एक्सटिंक्ट हो गए? 65 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब हुआ है? 65 मिलियन ईयर्स अगो। और उनके फॉसिल हमको अभी मिल रहे हैं। तो देखो 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिज्म रहता था उसको आज आप अपनी आंखों से उसका स्केलेटन देख पाते हैं, उसको छू पाते हैं। अरे म्यूजियम में रखा हुआ है ना पूरा डायनासोर का स्केलेटन। आपने देखा होगा जुरासिक पार्क मूवी में भी आपको डायनासोर दिखाए गए होंगे। और जुरासिक पार्क मूवी का नाम जुरासिक पार्क क्यों रखा था? बिकॉज जुरासिक पीरियड वाज गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। जुरासिक पीरियड वाज गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। तो उस समय डायनासोर रहा करते थे और उनके फॉसिल आज आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। तो बताइए इससे अच्छा और कोई एविडेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं डोरेमोन में भी फॉसिल ढूंढते हैं। अभी तक 12th क्लास में आके भी डोरेमोन देखते हो क्या? फिर तो जिंदगी डोरेमोन बन जाएगी। चलो ये आगे अपन देखते हैं कि लाइफ फॉर्म जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। लाइफ फॉर्म पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। अरे जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही लाइफ फॉर्म जिंदा रहते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही लाइफ फॉर्म सरवाइव कर पाते हैं।
और शायद इन्वायरमेंट बदला होगा तो लाइफ फॉर्म बदले होंगे, और इसलिए अलग अलग सेडिमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल होते हैं। चलिए जी, और इनमें से कुछ जो फॉसिल होते हैं वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म जो अब नहीं मिलते लेकिन फिर भी उनके फॉसिल हमको मिल जाते हैं। चलिए जब आगे, पुराने फॉसिल ज्यादातर सिंपल हैं और नए फॉसिल ज्यादातर कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रही है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज क्लोजली कोरिलेटेड विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। पढ़िए एनसीईआरटी, उसमें लिख रहा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखिए यहां लिखा हुआ है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज क्लोजली कोरिलेटेड विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। अब उस लाइन का मतलब समझ लो, मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अच्छा बताइए, व्हाट इज जियोलॉजी? स्टडी ऑफ अर्थ। व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा बताइए, अगर अर्थ पर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो लाइफ फॉर्म चेंज होंगे या नहीं? अगर अर्थ पर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो लाइफ फॉर्म चेंज होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे ना। इसका मतलब जैसी जियोलॉजी वैसी ही बायोलॉजी, जैसी जियोलॉजी वैसी ही बायोलॉजी। अरे ये बात सही है या गलत है? दे आर क्लोजली रिलेटेड और अनरिलेटेड। तो वो एनसीईआरटी का यहाँ पर लाइन का मीनिंग अपन ने समझा कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज क्लोजली रिलेटेड विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जैसी जियोलॉजी वैसी ही बायोलॉजी। माइक्रोब्स के भी फॉसिल मिलते हैं, माइक्रोब्स के भी फॉसिल मिलते हैं। जैसे सबसे पुराने बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के फॉसिल मिले हैं, और जो माइक्रोबियल फॉसिल मिलते हैं उनको अपन बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्ट्रोमेटोलाइट तो क्या बोलोगे? माइक्रोबियल फॉसिल, माइक्रोबियल फॉसिल। चलिए जी, अपन अब टाइप ऑफ फॉसिल पढ़ते हैं। टाइप ऑफ फॉसिल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो अनऑल्टर्ड। कौन सा फॉसिल पढ़ रहे हैं अपन? अनऑल्टर्ड फॉसिल। अनऑल्टर्ड का मतलब जैसा मरा था वैसा का वैसा ही, जैसा मरा था वैसा का वैसा ही प्रिजर्व हो जाता है। इसको अपन अनऑल्टर्ड बोलते हैं। अब कई बच्चों का डाउट है कि साहब माइक्रोबियल फॉसिल कैसे बनेंगे, माइक्रोब तो बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अरे रॉक्स के अंदर लेयर की लेयर मिली है, रॉक्स के अंदर माइक्रोबियल लेयर्स मिली है प्रिजर्व फॉर्म में। चलिए जी, अनऑल्टर्ड क्या बोलेंगे? जैसा मरा है वैसा का वैसा प्रिजर्व रहेगा। अच्छा बताइए, ऐसा किस जगह हो सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए तो उसकी बॉडी डिके ना हो? पोलर रीजन्स में, अंटार्कटिका में, याद आ रहा है, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, अगर वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि आइस जो है वो डिकम्पोजिशन को सपोर्ट नहीं करता है। और ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है वूली मैमथ का, इसका फोटो है, वूली मैमथ का फोटो है ये। देखो दिखने में एलिफेंट जैसा दिख रहा है, और इसके ये बड़े बड़े टस्क यहाँ पर हैं, बड़े बड़े टस्क हैं। और इसकी बॉडी के ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं।
और ये जो वूली मैमथ है इसके फॉसिल हमको मिले हैं साइबेरिया से। कहाँ से मिले हैं? साइबेरिया से मिले हैं। तो साइबेरिया में ये आइस के अंदर ट्रैप था। और याद करो, इसकी पूरी की पूरी बॉडी एज इट इज मिली है। पूरी की पूरी बॉडी एज इट इज मिली है। इसके जो हैं हेयर्स भी वैसे के वैसे हैं, इसकी पूरी बॉडी, इसकी स्किन वैसे की वैसी है, इसके टीथ वैसे के वैसे हैं, फ्लैश वगैरह ये सब कुछ प्रिजर्व मिला है। ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी कल ही मरा हो। इसको देख कर के यकीन नहीं होता है कि इसको एक्सटिंक्ट हुए काफी टाइम हो गया है। तो ये वूली मैमथ है और इसके अंदर देखो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एज इट इज मिला है जैसा मरा था। तो बताइए कोई चेंज हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना। तो ऐसे फॉसिल जिसके अंदर हार्ड पार्ट, सॉफ्ट पार्ट, सब कुछ एज इट इज रहता है, वो कौन से होते हैं? अनऑल्टर्ड। ये देखिए अनऑल्टर्ड फॉसिल, ये दिखाई दे रहा है आपको, बर्फ के अंदर बंद है पूरा का पूरा। ये वूली मैमथ का फॉसिल है और ये साइबेरियन रीजन में मिला है हमको। देखिए बिल्कुल बर्फ के अंदर से दिखाई दे रहा है। इसका ब्लड वगैरह जो यहाँ पर बहा होगा वो भी बिल्कुल एज इट इज फ्रोजन फॉर्म में है। ये देखिए दूसरा अनऑल्टर्ड फॉसिल, ये एम्बर के अंदर एक इंसेक्ट बंद है। बिल्कुल अभी भी है वो। ये एम्बर के अंदर एक इंसेक्ट बंद है और इसका भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। एम्बर मैंने बताया था ना आपको, प्लांट का रेजिनियस सीक्रेशन। जैसे किसी पेड़ की पत्ती तोड़ते हैं तो किसी में मिल्क जैसा सीक्रेशन निकलता है, जिसमें किसी में गम लाइक सीक्रेशन निकलता है। याद आ रहा है कुछ? ये इसी तरह का सीक्रेशन है एम्बर। अब अगर किसी पेड़ के ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा होगा और इसके सीक्रेशन में फंस गया तो वो डिके नहीं होगा, वो एज इट इज प्रिजर्व हो जाएगा और ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। उस समय एम्बर लिक्विड स्टेज में था, इस इंसेक्ट के ऊपर गिरा और बाद में सूख करके कठोर हो गया। जुरासिक पार्क मूवी में भी आपको ऐसा ही एक मच्छर दिखाया गया था। फिर उसके ब्लड में से डीएनए निकाला था और वो डीएनए डायनासोर का निकला था और फिर उससे कई सारे डायनासोर बनाए थे। तो हमें फिल्म से मतलब नहीं है, हमें मच्छर से मतलब है, क्योंकि वो मच्छर कौन सा फॉसिल था? अनऑल्टर्ड। ठीक है। ये देखिए ये एक और अनऑल्टर्ड फॉसिल है, ये कई सारे अनऑल्टर्ड फॉसिल यहाँ पर है। तो एम्बर क्या है आप लोग पूछ रहे थे? एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन व्हिच हैज बीन अप्रिशिएटेड फॉर इट्स कलर एंड नेचुरल ब्यूटी। फॉसिलाइज्ड इंसेक्ट ट्रैप्ड इन एम्बर। ये इंसेक्ट है इसके अंदर। सेकंड है पेट्रीफाइड फॉसिल। सेकंड कौन सा है? पेट्रीफाइड। ये देखो इस तरह से ये पेट्रिफिकेशन हो गया है, पेट्रीफाइड फॉसिल हो गया है। इसके अंदर क्या है? हार्ड पार्ट के रिमेन्स हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल में क्या होता है? ओनली हार्ड पार्ट इसके अंदर मिलते हैं। पेट्रीफाइड में ओनली हार्ड पार्ट मिलेंगे। ये सबसे कॉमन टाइप के फॉसिल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। थर्ड है देखिए मूल्ड फॉसिल। ये मूल्ड फॉसिल है। मूल्ड फॉसिल के अंदर यहाँ पर इंप्रेशन मिल रहा है आपको। इंप्रेशन। इंप्रेशन मिला है तो ये मूल्ड फॉसिल। और अगर इंप्रेशन में मिनरल डिपोजिशन हो गया है, अगर इसके अंदर मिनरल डिपोजिशन हो गया है तो ये कास्ट फॉसिल बन जाता है।
इम्प्रेशन नहीं समझते हैं क्या? जैसे आपने अपना अंगूठा लिया, उसके ऊपर इंक लगाई और फिर उसको कागज पे चिपका दिया तो आपका फिंगरप्रिंट का इम्प्रेशन बन जाता है ना, वैसे ही। जैसे आपने थोड़ी सी रेती ले ली, उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, फिर उसके अंदर अपना हाथ दबाया और निकाल लिया तो आपके उंगलियों के निशान वहां पर बन जाते हैं ना, हाथ का छाप बन जाती है। कई बच्चे कह रहे हैं छाप रह जाना, वही होता है इम्प्रेशन। तो इसका मतलब एक्चुअल ऑर्गेनिज्म वहां नहीं होता है, केवल उसका इम्प्रेशन इम्प्रेशन होता है। एक्चुअल ऑर्गेनिज्म तो पूरा डिकम्पोज हो चुका है, केवल इम्प्रेशन है। तो मूल्ड फॉसिल। अच्छा बताइए, अगर उस इम्प्रेशन में भी मिट्टी और मिनरल जमा हो जाए तो फिर वो उसका शेप ले लेंगे या नहीं? और अगर उसका शेप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कास्ट फॉसिल। देखिए, मूल्ड फॉसिल और वो कास्ट फॉसिल। ये इस तरह से देखो, ये डायनासोर ने पैर रखा, ये इसने अपना पैर उठाया, यहाँ डायनासोर ने अपना पैर रखा, वो पैर उठा करके अपने घर चला गया, उसके पैर का निशान यहाँ छप के रह गया। ये हो गया क्या? मोल्ड फॉसिल। अब इसके ऊपर देखो मिट्टी की परत जमती हुई चली गई है यहाँ पर इस तरह से, और ये फिर इस तरह का बन गया है, तो ये बन जाएगा कास्ट फॉसिल। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिंट फॉसिल। प्रिंट फॉसिल। प्रिंट फॉसिल देखिए, ये प्रिंट फॉसिल ऑफ अ लीफ, एक पत्थर के ऊपर पत्ती की डिजाइन है बिल्कुल, ये प्रिंट फॉसिल है। ये भी देखिए प्रिंट फॉसिल है इंसेक्ट का। तो अभी तक अपन ने कितने तरह के फॉसिल पढ़ लिए बताइए? फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? अनऑल्टर्ड। सेकंड पेट्रीफाइड। थर्ड मूल्ड। फोर्थ कास्ट। और फिफ्थ प्रिंट। एक बार और रिवाइज करो। सबसे पहले अनऑल्टर्ड, पेट्रीफाइड, मोल्ड, कास्ट, प्रिंट, और इसके बाद जो आएगा कॉप्रोलाइट। इसके बाद क्या है? कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट वर्ड जो है वो कॉप्रोफैगी से बना है। कॉप्रोलाइट वर्ड कैसे बना है? कॉप्रोफैगी से बना है। कॉप्रोफेगस एनिमल होता है रैबिट, और इसके अंदर फीकल मैटर फॉसिलाइज हो जाता है। क्या फॉसिलाइज हो जाता है? फीकल मैटर। कॉप्रोफेगस एनिमल रैबिट होता है जो अपने खुद के एक्सक्रिएटा को खा लेता है। फीकल मैटर मतलब एक्सक्रिएटा। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रिएटा फॉसिलाइज हो जाता है, फीकल मैटर फॉसिलाइज हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉप्रोलाइट। उसको क्या कहा जाता है? कॉप्रोलाइट कहा जाता है। ये 6 नंबर का फॉसिल है आपका। ठीक है, तो ये 6 टाइप के फॉसिल हो गए। फर्स्ट हो गया अनऑल्टर्ड। अच्छा बताइए, अगर किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिल जाए तो कौन सा फॉसिल होगा? अनऑल्टर्ड। अच्छा, केवल हार्ड पार्ट मिले तो? पेट्रीफाइड। अच्छा बताइए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का
फॉसिलाइजेशन होना है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिलाइजेशन होना है तो बताइए उसके कौन से पार्ट का फॉसिल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? उसकी बॉडी में कौन सा पार्ट सबसे हार्डेस्ट होगा? अरे टीथ हार्ड होते हैं क्योंकि उनपे एनेमल होता है, इसलिए अगर किसी की बॉडी में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बताइए सबसे लास्ट में कौन डिके होगा? टीथ। तो टीथ ज्यादा हार्ड होती हैं बोन्स, तो फिर फॉसिलाइजेशन होने के चांसेस भी किसके मैक्सिमम होते हैं? टीथ के मैक्सिमम होते हैं। समझ में आई बात? अच्छा बताइए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी रॉक के अंदर दबा और वो ऑर्गेनिज्म छोटा है, पूरा का पूरा डिके हो गया, सिर्फ इंप्रेशन रह गया, तो कौन सा फॉसिल? मोल्ड फॉसिल। फिर अगर उस मोल्ड के अंदर मिनरल डिपोजिशन हो गया, मिट्टी जमा हो गई, तो ये क्या बन गया? कास्ट फॉसिल। अगर आप नदी के किनारे गीली मिट्टी में चप्पल उतार करके दौड़ लगा रहे हैं और आपके पैरों के निशान बन गए, तो कौन सा फॉसिल? प्रिंट फॉसिल। लेकिन आपके पैरों के निशान कितने दिन चलेंगे? 5-7 दिन, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर डायनासोर के फुटप्रिंट होंगे तो काफी गहरे गड्ढे बनेंगे ना, तो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, वो प्रिंट फॉसिल। और अगर फीकल मैटर फॉसिलाइज हो जाए तो कोप्रोलाइट। अब देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। किसका फॉसिल है ये? आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है। और इसको ढूंढा था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एंड्रीस वैगनर। किसने ढूंढा था? एंड्रीस वैगनर। और ये ढूंढा था फ्रॉम बेवेरिया इन जर्मनी। The fossil of Archaeopteryx were discovered by Andreas Wagner from Bavaria in Germany, and it was fossilized in a Jurassic period rock. कौन सी रॉक में इसका फॉसिल मिला था? जुरासिक पीरियड के रॉक में इसका फॉसिल मिला था। और ये देखिए, ये प्रिंट फॉसिल है। कौन सा फॉसिल है ये? प्रिंट फॉसिल है, क्योंकि रॉक के ऊपर देखो इसकी शेप प्रिजर्व मिली है, ये प्रिंट फॉसिल है। And Archaeopteryx is considered as connecting link between reptile and bird. किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना है हमने इसको? रेप्टाइल और बर्ड के बीच में हमने इसको कनेक्टिंग लिंक माना है। और अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, इसलिए हम इसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? मिसिंग लिंक बोलते हैं। तो जो कनेक्टिंग लिंक अब नहीं मिलते हैं वो मिसिंग लिंक होते हैं। ठीक है, अब इसको अपन बोल रहे हैं इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड, और इसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर हैं। इसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर हैं। और जुरासिक पीरियड एक टाइम पीरियड है अर्थ का, और उस टाइम पीरियड की रॉक के अंदर ये बंद था। और जुरासिक पीरियड को अपन बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। इसका मतलब जब डायनासोर अर्थ पर रहते होंगे तो आर्कियोप्टेरिक्स भी उसके साथ रहता होगा। ठीक है, और इसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर थे। अब देखिए, मॉडल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इस तरह का दिखाई देता था। ये फोटो देख लीजिए इसका, ये इस तरह का दिखाई देता था।
और ये मिसिंग लिंक है, तो इसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर हैं। अच्छा बताइए, इसकी जो टेल है, इस टेल को देखकर आपको क्या लग रहा है? टेल को देख के क्या लग रहा है, बर्ड या रेप्टाइल? पूंछ पर पंख किसके होते हैं? अच्छा, ये पैर, इसके पैर, पैर किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? पैर कैसे दिखाई दे रहे हैं इसके आपको? बर्ड के जैसे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये आगे ये बड़े बड़े फेदर्स, इसको देख के क्या लग रहा है, बर्ड? ये यहाँ पर देखिए, ये बीक है, बीक। बीक, बीक किस में होती है? बर्ड में। लेकिन बीक के अंदर टीथ है। बीक है और बीक के अंदर टीथ हैं। टीथ बर्ड्स के होते हैं या रेप्टाइल्स के? तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर बर्ड्स के हैं और बहुत सारे फीचर रेप्टाइल के हैं। अब देखो, रेप्टाइल के फीचर क्या क्या हैं। लंबी सी पूंछ है, लिजार्ड के जैसी, जिसमें फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा है। टेल बोन यहाँ पर है इसके अंदर। आगे के पैर विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, बर्ड्स का करेक्टर हो गया। टीथ हैं जॉ के अंदर, रेप्टाइल का करेक्टर हो गया। बॉडी पर फेदर्स हैं, बर्ड का करेक्टर हो गया। रेप्टाइल उड़ते नहीं, इसलिए स्टर्नम वीक होती है, इसकी स्टर्नम वीक है। जॉ बीक में मॉडिफाई हो गए हैं, बर्ड का करेक्टर है। नॉन न्यूमेटिक बोन्स हैं, बोन्स सॉलिड हैं, बोन्स सॉलिड हैं। अच्छा, बर्ड्स के बोन कैसे होते हैं? होलो बोन्स होते हैं, लेकिन इसके बोन्स कैसे हैं? सॉलिड हैं। इसका मतलब इसका वेट ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा? अगर वेट ज्यादा रहा होगा तो ये उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा? एक तो स्टर्नम वीक है ना। अरे जब ये इस तरह से पंख हिलाएगा तो स्टर्नम पर प्रेशर आएगा या नहीं? और अगर स्टर्नम कमजोर है और वजन ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं उड़ पाएगा। नॉन न्यूमेटिक मतलब सॉलिड बोन्स, हमारे जैसे। हाइंड लिम्ब बर्ड जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसमें रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर हैं। अब इस फॉसिल से हमको क्या पता चला? इस फॉसिल से हमको ये पता चला कि रेप्टाइल से ही बर्ड का ओरिजिन हुआ है। इस फॉसिल से हमको ये पता चला कि रेप्टाइल से ही बर्ड का ओरिजिन हुआ है। यहाँ लिख रहा है ना, हाइंड लिम्ब वर बिल्ट इन टिपिकल एवियन प्लान। एवियन प्लान मतलब बर्ड लाइक। बर्ड को एव्स बोलते हैं ना डायवर्सिटी में, AVES। तो एवियन प्लान मतलब बर्ड लाइक प्लान। अच्छा, तो आर्कियोप्टेरिक्स ने हमको बताया कि रेप्टाइल से ही बर्ड बने। तो बताइए, क्या बर्ड की बॉडी पर आज भी कुछ रेप्टिलियल फीचर हैं क्या? बर्ड की बॉडी पर कोई रेप्टिलियन फीचर बताइए। बिल्कुल, उसके हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होते हैं। बर्ड के हाइंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं और स्केल्स रेप्टिलियन फीचर होता है। स्केल किसका फीचर होता है? रेप्टिलियन फीचर होता है। और जब हम बर्ड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, embryo of bird has
टूथ बर्ड्स इनसाइड देयर बीक। जब भी किसी बर्ड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे ना, तो उसके बीक के अंदर टूथ बर्ड नजर आती है। अच्छा बताइए, क्या बर्ड्स में टीथ होंगे? तो फिर टूथ बर्ड क्यों बन रही है एम्ब्रियो में? इसका मतलब ये अपने रेप्टिलियन फीचर दिखाता है, लेकिन कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और ये जैसे ही बड़ा होता है, वैसे ही इसके टूथ बर्ड डीजनरेट हो जाते हैं। तो फिर इससे पता चलता है कि ये रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बताइए सर, कौन से रेप्टाइल बर्ड बन गए? ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, सर वो कौन सा रेप्टाइल था जो बर्ड बन गया? तो वो था एक फ्लाइंग डायनासोर। वो था एक फ्लाइंग डायनासोर जिसका नाम था टेरोसोरस। क्या नाम था? टेरोसोरस। तो ये टेरोसोरस एक फ्लाइंग डायनासोर था, जो बाद में मॉडर्न बर्ड में कन्वर्ट हो गया। और इसको टेरोसोरस को अपन बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बर्ड। इसको कहा जाता है एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बर्ड। एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बर्ड। तो देखो, 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन सारे नहीं। उनमें से कुछ जो उड़ पाते थे वो आगे जाकर के मॉडर्न बर्ड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन सीधा मॉडर्न बर्ड नहीं बनेगा ना, बीच में कनेक्टिंग लिंक आएगा। याद आ रहा है जैसे वायरस किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। ऐसे ही ये आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच में है? रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में। तो इस तरह से फॉसिल ने हमको ये भी जानकारी दी है, ह्यूमंस के बीच में भी कनेक्टिंग लिंक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई होकर के दूसरा बना है। अरे अभी तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही चल रहा है ना, तो एक से ही दूसरा बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि अब वो नए ऑर्गेनिज्म अपने आप आ जाएंगे। चलिए जी, आगे अपन बात करते हैं। यहाँ PQRS से पूरी लेबलिंग आपको दिखा दी गई है। अब इवोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फोर्स या पेडिग्री ऑफ फोर्स। और इसको ढूंढा है सी मार्श। किसने ढूंढा है? सी मार्श ने ढूंढा है। तो ये सी मार्श ने ढूंढा है। और सबसे पहला जो हॉर्स लाइक क्रीचर का हमको फॉसिल मिला, उसका नाम था इयोहिप्पस। सबसे पहला कौन था? इयोहिप्पस। इयोहिप्पस देखने में किसके जैसा दिखता है? फॉक्स लाइक। किसके जैसा दिखता है? फॉक्स नहीं, फॉक्स लाइक दिखता है। साइंटिस्ट का नाम भले याद करो ना करो, लेकिन हॉर्स वाला नाम तो याद करना है। तो सबसे पहला फॉसिल जो हमको हॉर्स लाइक क्रीचर का मिला वो कौन था? इयोहिप्पस। इयोहिप्पस के बाद बना मीजोहिप्पस। इयोहिप्पस से कौन बना? मीजोहिप्पस। दिखने में कैसा दिखता है? शीप लाइक। उसके बाद बना मैरिचिप्पस। किसके जैसा दिखता है? डंकी लाइक। इसके बाद बना प्लियोहिप्पस, पॉनी लाइक।
और लास्ट में हमारा बना है इक्वस इक्वस या मॉडर्न हॉर्स। अच्छा तो बताइए, जैसे जैसे हॉर्स की इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे पुराने वाले एक्सटिंक्ट होते गए, और आज सिर्फ हमको कौन दिखाई देता है? आज हमको सिर्फ दिखता है इक्वस इक्वस यानी कि मॉडर्न हॉर्स, और ये सब आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पौनी मतलब खच्चर। पौनी क्या होता है? खच्चर होता है। पहाड़ों पर वजन उठाने के लिए काम में आता है ना वो। चलिए जी, तो अगर आपसे पूछे कि हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे पुराना फॉसिल कौन सा मिला? इओइपस। इओइपस के बाद मीजोइपस। मीजोइपस के बाद मैरिचिप्पस। फिर मैरिचिप्पस के बाद प्लायोहिप्पस। लेकिन आज की डेट में सिर्फ कौन बचा है? इक्वस इक्वस। आज की डेट में सिर्फ कौन बचा है? इक्वस इक्वस या मॉडर्न हॉर्स। पुराने वाले सब कहाँ चले गए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब देखो, पुराना जो इओहिप्पस था वो फॉक्स लाइक दिखता था और उसके पैरों में 4 उंगलियां थी। इस तरह से 4 उंगलियां थी। अच्छा बताइए, अगर ये 2 उंगलियां फ्यूज हो गई इस तरह से तो अब कितनी रह गई? 3 रह गई ना। तो मीजोइपस में कितनी उंगलियां हैं? 3। अब ये जो 2 उंगलियां फ्यूज हो गई ये आगे लंबाई में बढ़ेंगी, इधर यूं बढ़ेंगी। अच्छा, अगर ये लंबाई में बढ़ जाएंगी तो ये दोनों उंगलियां छोटी होगी या नहीं, ये और ये? और ये लंबी होकर के टो बनाएगी। लंबी होकर के क्या बनाएगी? टो बनाएगी। तो देखो इसमें भी 3 टो हैं। इसके अंदर ये फ्यूज होकर के क्या बन गया? सिंगल टो। और जो उंगलियां अब जमीन के टच नहीं हो रही, जैसे इधर देखिए, ये कितनी उंगली जमीन के टच नहीं हो रही है? कितनी उंगली जमीन के टच नहीं हो रही है? जमीन के टच नहीं हो रही है, 1 या 2? एक उंगली जमीन के टच नहीं हो रही है और 2 उंगलियां जमीन के टच नहीं हो रही, तो ये जो जमीन के टच नहीं हो रही है ये स्प्लिंट बोन। इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिंट बोन। वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ हॉर्स। दिखाई दिया? स्प्लिंट बोन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ हॉर्स। अच्छा बताइए, अब हवा में कितनी उंगलियां हैं? 2। तो अब कितनी स्प्लिंट बोन हो जाएगी? अब कितनी स्प्लिंट बोन हो जाएगी? 2 हो जाएंगी। अच्छा, अगर ये सारी की सारी टच हो जाएंगी तो 0 स्प्लिंट बोन हो जाएगी। तो इस तरीके से स्प्लिंट बोन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये अपना था इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, और यहां तक ही पढ़ेंगे आज अपन। इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों? घर पे जा करके इसको अच्छे से रीड आउट करना, और ये जो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स वाली टेबल है ना, इसको 6 से 7 बार जल्दी 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 नाम बोल बोल के पढ़ लेना। जल्दी जल्दी नाम बोल बोल के पढ़ लेना, और उससे आपको ये मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे इसको याद करने में, जिसमें परमानेंट याद हो जाएगा। चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।